अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं एफएससी प्री मेडिकल फर्स्ट पार्ट का टॉपिक केल्विन साइकिल, जिसको डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है और इसी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स और ओवरऑल रिएक्शन, फर्दर डायग्राम एंड फेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, केल्विन साइकिल होता क्या है। केल्विन साइकिल एक बेटा जी इसकी डेफिनेशन है द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव एंजाइम्स इन विच कार्बन इज फिक्स्ड, रिड्यूस्ड एंड देन फॉर्म शुगर इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। यानी एक ऐसी साइक्लिक सीरीज जिसको कुछ एंजाइम कैटलाइज कर रहे हों और उसके अंदर कार्बन फिक्स हो, रिड्यूस हो और फिर शुगर बनाए, इसको कहते हैं केल्विन साइकिल। इसकी हिस्ट्री बेटा ये है कि मेल्विन केल्विन नामी साइंसदान ने 1961 में ये केल्विन साइकिल डिस्कवर की थी और इसको इसकी सर्विसेज की बदौलत नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसके नेम के ऊपर ही इस केल्विन साइकिल का नाम केल्विन साइकिल रख दिया गया, क्योंकि मेल्विन केल्विन नामी साइंसदान ने जो है इसको डिस्कवर किया था, इस बिना पर इसको केल्विन साइकिल का नाम दे दिया गया है। उसके बाद बेटा पढ़ते हैं केल्विन साइकिल की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बेटे केल्विन साइकिल की पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि बेटे ये स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद स्ट्रोमा। बेटे स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट की आपने पढ़ा होगा, तो बेटा देखें क्लोरोप्लास्ट ये इस तरह से होता है, ये इसके अंदर थैलाकोइड्स होते हैं। ये चीज़, तो ये जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती है। उसके बाद बेटा दूसरी करैक्टरिस्टिक इसकी ये है कि अक्कर इन द प्रीसेंस और अब्सेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की प्रीसेंस में हो भी सकती है और ये अब्सेंस में भी हो सकता है, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, बाय दिस रिएक्शन शुगर इज सिंथेसाइज्ड। इसकी मदद से शुगर भी बनती है, पीछे हम डेफिनेशन में भी पढ़ाए थे। उसके बाद है बेटा इनिशियल कंपाउंड इज 3 कार्बन, क्योंकि केल्विन साइकिल के अंदर जो इनिशियल पहला कंपाउंड होता है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है। आफ्टर कार्बन फिक्सेशन इसका आगे फेजेस हम पढ़ेंगे, तो कार्बन फिक्सेशन इसका पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप के अंदर जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसी वजह से इसको C3 पाथवे का नाम भी देते हैं, केल्विन साइकिल। दूसरा, इसके साइंसदान की जिसने इसको डिस्कवर किया था उसकी बेस पे इसे केल्विन साइकिल का नाम दे दिया गया, यानी मेल्विन केल्विन की वजह से। और तीसरा इसका नाम है जी C3 पाथवे, जो कहते हैं इसको, क्योंकि इसका इनिशियल जो कंपाउंड होता है उसको वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसका इनिशियल कंपाउंड बेटे 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इस वजह से C3 पाथवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओवरऑल रिएक्शन। केल्विन साइकिल के अंदर रिएक्शन होता कैसे है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH और 9 ATP ये रिएक्शन करते हैं। एक शुगर रिलीज होती है, साथ में 6 NADPH, 9 ADP के मॉलिक्यूल और 9 फॉस्फेट और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होते हैं केल्विन साइकिल में। तो उसके बाद बेटा हम चलते हैं केल्विन साइकिल की डायग्राम की तरफ। बेटा जी केल्विन साइकिल के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, जिनकी आगे 1 बाय 1 नेक्स्ट स्टेप में हम उनकी डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। पहला बेटा स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन, ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसके अंदर कार्बन फिक्स होता है। दूसरा होता है बेटा रिडक्शन, इसमें रिडक्शन होती है जो प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बनता है उसकी। तीसरा होता है बेटे हमारे पास रीजनरेशन। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इनके अंदर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और याद रहे राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है बेटा, 1 2 3 4 5। तो ये दरमियान में कार्बन है और इधर से फॉस्फेट है। बिसफॉस्फेट इसलिए कहा है कि दोनों तरफ से फॉस्फेट लगा हुआ है, 2 फॉस्फेट है। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास, यानी 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल हैं, और इधर हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, क्योंकि इधर 3 मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल को एक इजाफी कार्बन चाहिए। तो ये बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, यानी 6 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रूबिस्को बेटा राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, तो ये बेटा इसका मुखफ़फ़ है। उसके बाद बेटा आपके पास है जी, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, तो हमारे पास ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा और ये अनस्टेबल होगा। 6 कार्बन इंटरमीडिएट इसको कहते हैं, 6 कार्बन इंटरमीडिएट, 6 कार्बन इंटरमीडिएट बोलते हैं बेटे इसको, 6 कार्बन इंटरमीडिएट। ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगा,
अनस्टेबिलिटी की वजह से, और उसके बाद ये फौरन ही ब्रेकअप हो जाएगा। तो देखिए बेटा, उसके बाद ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। तो पहले हमारे पास 5 कार्बन थे इनके अंदर, तो ये हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने जब रिएक्ट किया, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आए, तो वो 3 कार्बन भी अपने साथ लेके आए। इसलिए हर एक जो इधर हमारे पास कंपाउंड होगा 5 कार्बन वाला, उसको एक एक कार्बन मिलता जाएगा। एक कार्बन बेटे इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास और एक इसके पास। इस तरह से टोटल 5 थे, इसके साथ 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास बन गया, जिसको 6 कार्बन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये फौरन टूट कर, यानी हर मॉलिक्यूल टूट कर 3 कार्बन वाले कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह टोटल हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के, 3 PGA के 6 मॉलिक्यूल्स बेटा बनेंगे, 3 PGA के 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद ये जो 3 कार्बन वाले 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फो इसलिए क्या है क्योंकि फॉस्फेट हमारे पास तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। तो ये हमारे पास जो 6 मॉलिक्यूल बने हैं, इसके अंदर बेटा आएंगे 6 ATP के मॉलिक्यूल। 6 ATP के मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर फॉस्फेट भी हैं 6 फॉस्फेट हैं बेटा इनके अंदर, 6 फॉस्फेट। ये 6 फॉस्फेट जो है, इधर 6 मॉलिक्यूल्स में से हर एक के साथ एक फॉस्फेट लगेगा, यानी एक फॉस्फेट इसको मिलेगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। पहले था हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल से, अब हमारे पास जो है 6 मॉलिक्यूल होंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट है, वही फॉस्फोग्लाइसरेट, बस अब हमने बोल दिया इसको 1,3 बिस। 3 तो ऑलरेडी था, 1,3 इसलिए कहा है क्योंकि अब फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट है और थर्ड कार्बन पर भी फॉस्फेट है। तो 2 फॉस्फेट है और डिफरेंट पोजीशंस पर है, इसलिए 1 पहले का, 3 दूसरे की पोजीशन बताइए, 1,3 टोटल फॉस्फेट 2 है, तो 20 फॉस्फोग्लाइसरेट हम इसको बोल रहे हैं बेटे। और इसके हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं। अब होगा क्या, यहाँ तक हमारे पास जो है कार्बन फिक्सेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हमारे पास होगी इसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारे पास देखिए कैसे होगी, 6 NADPH के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इस 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ 6 कार्बन वाले जो है हमारे 6 NADPH के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। और होगा क्या, इसकी हो जाएगी हमारे पास रिडक्शन। जब इसकी रिडक्शन होगी तो इधर से जो इसके पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं 6, ये फास्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। सिर्फ ये 6 फास्फेट के मॉलिक्यूल ही नहीं निकलेंगे, बल्कि इन 6 फास्फेट मॉलिक्यूल्स के निकलने के साथ साथ एक हमारे पास जो पीछे हमारे पास बचेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल फिर दोबारा हमारे पास बचेंगे, उनमें से दोबारा एक 3G3P जो हमारे पास है, यानी ये हमारे पास शुगर बनकर निकल जाएगा, 3GP G3P या 3GP G3P 3 फॉस्फोग्लाइसरेट ये शुगर बनकर हमारे पास निकल जाएगा। पीछे बचेंगे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 मॉलिक्यूल बचे हैं 3 कार्बन वाले। तो हमारे पास ये पीछे 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट जो था, इसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन के नतीजे में 6 फॉस्फेट निकले और एक शुगर, और इसके साथ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं। तो ये 2 चीजें जब इधर से निकलेंगी, उसके बाद पीछे हमारे पास बच गया सिर्फ ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड वाले 5 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन कंपाउंड्स के 5 मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन है। तो ये हमारे पास आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप रीजनरेशन में। तो ये G3P के जो 5 मॉलिक्यूल आए हैं, इधर से 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बेटा रिलीज होंगे, निकलेंगे। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद पीछे हमारे पास जो इन 2 फॉस्फेट के जो 6 कार्बन थे, ये 6 कार्बन 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के जो ये 6 कार्बन है बेटे, ये तकसीम होकर ऊपर जो हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास चले जाएंगे, यानी 2 इसके पास आ जाएंगे, टोटल 2 इसके पास और 2 इसके पास। तो पहले 3 थे इनके पास, अब 2 इधर से आए हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 5 कार्बन और एक साथ इनके फॉस्फेट आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे राइबोलोज फॉस्फेट। राइबोलोज फॉस्फेट के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल टोटल, तो राइबोलोज फॉस्फेट के हैं बेटे 3 मॉलिक्यूल, 3 याद रहे। रीजनरेशन करें, रीजनरेशन हम करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिस फॉस्फेट की, क्योंकि हमारे पास इनिशियल जो मॉलिक्यूल था जिसके साथ हमने रिएक्शन स्टार्ट कराया था, वो यही था राइबोलोज बिस फॉस्फेट, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया था रुबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था। तो अब हमारे पास राइबोलोज फॉस्फेट तो आ गया है बेटे। तो बेटा ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल हैं, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज फॉस्फेट। अब इसकी दोबारा फास्फोराइलेशन होगी, यानी इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो हमारे पास इनिशियल कंपाउंड रीजनरेट हो जाएगा, जो जिसकी मदद से हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, वो उसको हम रीजनरेट करें। इसको बेटे कार्बन एक्सेप्टर भी कहा जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर भी बोलते हैं RUBP को, यानी राइबोलोज बिस फॉस्फेट को एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी बोला जाता है इसको। तो हमारे पास राइबोलोज फॉस्फेट के अंदर 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 ही ATP के मॉलिक्यूल इसके अंदर दाखिल होंगे और अपने 3 जो ये फॉस्फेट है, अपने 3 फॉस्फेट जो है ये दे देंगे राइबोलोज फॉस्फेट को।
राइबोलोज फॉस्फेट को जब अपने ये 3 फॉस्फेट दे देंगे तो हर मॉलिक्यूल के साथ, हर कंपाउंड के साथ, ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ एक फॉस्फेट जो है ये लग जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा बेटे राइबोलोज बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, दरमियान में कार्बन वही है। ये हमारे पास इसकी रीजनरेशन हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे बेटे ये साइकिल कंप्लीट हुई। तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले बेटा हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। रुबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि इधर RuBP के भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ही हैं। 1 2 3 टोटल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है RuBP के, और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हाईली अनस्टेबल होगी, और इसको हम कहते हैं 6 कार्बन इंटरमीडिएट बोलते हैं। 6 कार्बन इंटरमीडिएट बेटा बहुत अनस्टेबल है, इसलिए ये ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 हिस्सों में, और हमारे पास 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसके ब्रेक डाउन होने के बाद 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, जो कि मैंने बेटे यहाँ पे दिया आपको। ये हमारे पास 3PGA बनेगा, यानी 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो बेटा इनके अंदर हमारे पास इनकी दोबारा फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 ही फॉस्फेट इनको दरकार हैं। जैसे इधर फॉस्फेट है, इधर भी इनको 6 ही फॉस्फेट दरकार है। तो बेटा ये 6 फॉस्फेट के यानी 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल देने के लिए 6 ATP के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और 6 ATP के 6 फॉस्फेट ये ले लेगा, और इस तरह से पीछे हमारे पास यानी ये ट्राईफॉस्फेट था, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ट्राईफॉस्फेट था तो हर एक से इसने एक फॉस्फेट ले लिया, तो ये बनता गया डाई, ट्राई से डाई, तो ये हम बन जाएंगे 6 ADP के मॉलिक्यूल। अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन चुका है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड शुरू से हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लिए थे, अब वो इसका पार्ट है, वो इस प्रोडक्ट का पार्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा नहीं है, वो इस प्रोडक्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन फिक्स हो चुका है। अब होगा क्या बेटा, होगा ये कि ये हमारे पास जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बना है, ये इसकी हमारे पास रिडक्शन होनी है। रिडक्शन के लिए हम जो है इसको रिएक्ट करेंगे 6 NADPH, 6 निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो होगा रिडक्शन का आपने डिफाइन पढ़ी थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की हमारे पास थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, तो ये होती है रिडक्शन, यानी ये हमारे पास अपना हाइड्रोजन जो है इसको देगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट को। तो जब अपना हाइड्रोजन इसे देकर इसे रिड्यूस्ड कराएगा, तो इधर से होगा क्या, 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल निकलेंगे, और एक हमारे पास G3P यानी 3 कार्बन वाली शुगर निकलेगी। G3P 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, और G3P इसको बोलेंगे बेटा। तो एक हमारे पास G3P यानी 3 कार्बन वाली शुगर निकलेगी। 3 कार्बन वाली शुगर निकलने के साथ जब निकलेगी तो पीछे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल बचेंगे 3 कार्बन वाले, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल बच जाएंगे 3 कार्बन वाले, और इसको हम कहेंगे G3P। तो उसके बाद ये G3P के जो बेटा 3 मॉलिक्यूल हैं, ये आगे रीजनरेशन इनकी होना शुरू हो जाएगी। तो रीजनरेशन में होगा ये कि अब हमारे पास 2 फॉस्फेट इनके रिलीज होंगे, निकलेंगे बेटा। जब 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो पीछे उनके जो 6 कार्बन है, ये ऊपर वाले ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो बचेंगे G3P के, ये 6 कार्बन उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी ये 6 2 2 फी 1 और उसके पास चले जाएंगे। तो पहले कंपाउंड के पास भी 2 कार्बन चले जाएंगे, पहले ये 3 कार्बन वाला था, 2 और आ गए तो अब ये 5 वाला हो जाएगा। उसके बाद ये भी 3 वाला था, इसके अंदर 2 और आ गए हैं तो ये भी 5 वाला। तो अब हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और इसको हम कहेंगे राइबोलोज फॉस्फेट। इस कंपाउंड को कहते हैं राइबोलोज फॉस्फेट। अब दोबारा इसकी फॉस्फोराइलेशन होनी है, क्योंकि हम रीजनरेशन करा रहे हैं। जब दोबारा इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP के, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल है तो 3 मॉलिक्यूल ही ATP के इसके साथ आके रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद 3 ADP के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और इधर से ये हमारे पास राइबोलोज फॉस्फेट तब्दील हो जाएगा राइबोलोज बिस फॉस्फेट में, क्योंकि अब आगे पीछे दोनों तरफ इसके फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। तो अब ये हमारे पास दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर प्रिपेयर हो चुका है। दोबारा ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये 3 कार्बन लेने के लिए उसके साथ रिएक्ट करेगा रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, और इस तरह से साइकिल हमारे पास दोबारा कंटिन्यू रह जाएगी। तो उसके बाद बेटा अब हम चलते हैं इसकी वजाहत की जानिब। बेटा जी आप चाहें तो जो डायग्राम पीछे मैंने अभी आपको बताई है, इस डायग्राम को आप अपनी वर्डिंग में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, इसी को आप अपनी वर्डिंग में भी अगर डिस्क्राइब करके लिख देंगे टेस्ट में, पेपर में, तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है ख़ुद से बनाने में या याद करने में, तो उनके लिए बेटा मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये भी अगर लिख देंगे तो ये आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स देगा। तो पहला बेटा स्टेप था हमारे पास कार्बन फिक्सेशन, जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को सिर्फ अपने अल्फाज में डिस्क्राइब कर देना। कार्बन फिक्सेशन में हुआ क्या बेटे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया राइबोलोज बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। हमारे पास शुरू में जो प्रोडक्ट थी वो हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल थे, यानी राइबोलोज RuBP के 3 मॉलिक्यूल थे। तो RuBP के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे बेटे यहाँ।
तो उसके बाद होगा क्या, रिएक्शन हमारे पास कैटालाइज करने के लिए इंजाइम था रुबिस्को। रुबिस्को इंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटालाइज किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ रिएक्ट कराने के लिए इस रिएक्शन को कैटालाइज किया रुबिस्को इंजाइम ने। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट था, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इधर 5 कार्बन वाले थे। यहाँ पे हमारे पास जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट था ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड था। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गए, तो लिहाजा अब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आए हैं क्योंकि इस 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड थे हमारे पास, 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल थे। तो हर मॉलिक्यूल के पास एक कार्बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन होता है, लिहाजा यहाँ हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन वाले, तो हर एक को हमने 6 कार्बन वाला बनाना है। इन 3 मॉलिक्यूल में से हर मॉलिक्यूल को हमने 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, जबकि हर कार्बन डाइऑक्साइड के पास सिर्फ एक कार्बन होता है, लिहाजा उसके लिए हमने 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ले लिए। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है बेटा। उसके बाद देखें हुआ क्या, ये हमारे पास RuBP, ये RuBP के बेटे ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, RuBP के 3 मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो ये 6 कार्बन इंटरमीडिएट बन गया, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। उसके बाद बेटा ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन इंटरमीडिएट ब्रेक इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, ये जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ये टूटेंगे बेटा, ये टूटेंगे, टूट कर ये अब देखें 1 2 3 4 5 6, तो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास बन गए हैं बेटे। तो RuBP की ब्रेक डाउन हुई बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था इसलिए ये टूट गया और 6 मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं इसने 3 कार्बन वाले। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट भी इसको बोलते हैं बेटे। तो हमारे पास ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इसलिए कह रहे हैं, इसका जो फॉस्फेट है ये 3rd कार्बन पर अटैच्ड है। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में यहाँ पर बेटे आप कार्बन हैज़ बीन फिक्स्ड, और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड वाली, इसलिए कार्बन फिक्सेशन वाले इस पहले स्टेप को बेटे C3 पाथवे भी कहा जाता है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास पीछे 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे पास 3 कार्बन वाले, उनके लिए होगा ये कि उनके अंदर ATP ऐड, यानी उनकी फास्फोराइलेशन होगी। पहले एक तरफ से फॉस्फेट उनका लगा हुआ था, दोनों तरफ से हमने फॉस्फेट लगाने हैं कार्बन को मजीद फिक्स करने के लिए, तो होगा ये कि हमारे पास इसकी फास्फोराइलेशन होगी, 6 ATP के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा। जब 6 ATP के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो इधर जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA हैं, इनमें से हर मॉलिक्यूल के आगे भी फॉस्फेट आ जाएगा, हर मॉलिक्यूल के आगे फॉस्फेट आ जाएगा बेटे। इस तरह हमारे पास 6 ADP के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और जो हमारे पास 3PGA था ये बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसराइड। अब 1,3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट है, 3rd पर भी फॉस्फेट है, तो 1,3 टोटल फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो इसको बिस का लफ्ज दे रहे हैं हम, बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। उसके बाद बेटा ये होगा कि नाउ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के जो बेटा 6 मॉलिक्यूल हैं ये रिड्यूस्ड होंगे। अब होगी इनकी रिडक्शन बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा था 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बेटा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के जो हमारे पास ये 6 मॉलिक्यूल हैं इनकी रिडक्शन होनी है। रिडक्शन होने के लिए NADPH ने इसके साथ रिएक्ट करना है बेटे। तो बेटा रिडक्शन होनी है इसकी रिड्यूस्ड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट विल रिड्यूस्ड बाय 6 NADPH मॉलिक्यूल। जब 6 NADPH मॉलिक्यूल के साथ ये रिड्यूस्ड होगा तो बेटा आपने देखा था एक हमारे पास ये 5 कार्बन वाली प्रोडक्ट यानी G3P बनी थी, और एक G3, ये टोटल 6 G3P थे, टोटल हमारे पास ये 6 G3P थे। तो एक G3P जो है ये शुगर में तब्दील हो जाएगा, शुगर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो बाकी 5 G3P वाले मॉलिक्यूल हैं ये आगे फर्दर रीजनरेशन के लिए चले जाएंगे। रिडक्शन में बेटे सिर्फ शुगर ही रिलीज नहीं होगी, बल्कि इधर से 6 फॉस्फेट भी खारिज होंगे। ये जो हमारे पास पीछे ये फॉस्फेट आए थे ये भी रिमूव होने हैं। उसके बाद बेटा होगा ये कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट ये 5 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल बना है बेटा, आपके पास ये 5 मॉलिक्यूल G3P के जो बेटा ये 5 मॉलिक्यूल्स आपके पास आए हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P एंड ए शुगर एंड आल्सो रिलीज फॉस्फेट। तो हमारे पास इस रिएक्शन यानी रिडक्शन के अंदर 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फेट ने जब 6 NADPH के साथ रिएक्ट किया तो 5 मॉलिक्यूल G3P के निकले, एक शुगर निकली, और इसके साथ बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे भी निकलते हैं, और उसके अलावा फॉस्फेट भी 6 निकले। तो इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में भी जाहिर कर दिया। 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट ने रिएक्ट किया 6 NADPH के साथ, जो प्रोडक्ट बची हमारे पास वो थी 5 मॉलिक्यूल थे G3P के, और उसके बाद एक शुगर निकली है, और हमारे पास फॉस्फेट्स भी यहाँ से 6 निकले हैं। उसके बाद बेटा हमारा फाइनल स्टेप है, अब हमने करानी है इन 5 मॉलिक्यूल की रीजनरेशन। पीछे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट थी, याद रहे कार्बन फिक्सेशन में जो पहला पॉइंट था वो थी
आरयूबीपी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ था, यानी आरयूबीपी ने CO2 को एक्सेप्ट किया था रुबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में, इसलिए आरयूबीपी को जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कहा जाता है। तो हमने इसको वापस रीजनरेट कराना है दोबारा। तो होगा कुछ यूं बेटे, जो हमारे पास रिडक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनी है 5 मॉलिक्यूल बने हैं G3P के, अब होनी है इनकी रिडक्शन कुछ इस तरह होगी कि 2 फास्फेट मॉलिक्यूल, इधर से जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं इसके, ये सॉरी 5 मॉलिक्यूल हैं G3P के, इसके 2 जो फास्फेट हैं ये बेटे निकल जाएंगे। ये बेटा 2 फास्फेट जो है इसके ये रिमूव हो जाएंगे। जब 2 फास्फेट रिमूव हो जाएंगे तो पीछे बचेंगे आपके पास 6 कार्बन। ये 6 कार्बन कहाँ चले जाएंगे? ये 6 कार्बन बेटे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ऊपर वाले 3 मॉलिक्यूल्स के पास। तो बेटा 2 फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड बाय 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, यानी 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के, इधर से 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RU राइबोलोज फॉस्फेट। तो राइबोलोज फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स पैदा कराने के लिए G3P के 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए बेटा ये G3P है आपके पास, G3P के आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका बेटा ये 2 फॉस्फेट जो हैं ये निकल जाएंगे, पीछे बचेंगे 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन ऊपर वाले 3 मॉलिक्यूल्स के पास इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल अब हो जाएंगे 5 कार्बन वाले कंपाउंड। तो इन टोटल हो जाएंगे 3। तो ये 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने टोटल, 1 2 और ये 3, 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बने, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज फॉस्फेट बने और 2 फॉस्फेट जो है वो रिलीज आउट हो गए। अब होगा ये, इन तीनों मॉलिक्यूल्स की दोबारा हम फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, यानी ATP इनके अंदर ऐड करेंगे इनको फॉस्फेट देने के लिए, क्योंकि हमने राइबोलोज, अब राइबोलोज फॉस्फेट तो आ चुका है हमारे पास, राइबोलोज फॉस्फेट आ चुका है, तो हमने इस राइबोलोज फॉस्फेट को तब्दील करना है राइबोलोज बिस फॉस्फेट के अंदर। तो बेटा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, क्योंकि ये हमारे पास टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके साथ ATP के भी 3 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP विल रिएक्ट विद राइबोलोज फॉस्फेट टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिस फॉस्फेट। तो 3 मॉलिक्यूल ATP के रिएक्ट करेंगे राइबोलोज फॉस्फेट के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे राइबोलोज बिस फॉस्फेट के। तो बेटा इसको रिएक्शन की मदद से मैंने जाहिर कर दिया। यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं बेटे राइबोलोज फॉस्फेट के, और उनके साथ 3 ATP के मॉलिक्यूल ऐड कराए हैं, तो जो प्रोडक्ट बनी है वो राइबोलोज बिस फॉस्फेट और साथ 3 ADP का। तो हमारे पास जो इनिशियल प्रोडक्ट था राइबोलोज बिस फॉस्फेट वो रीजनरेट हो चुका है, और इस तरह से अब साइकिल जो है ये दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है साइकिल। सो बेटा आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, सो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मजीद नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लेक्चर आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें।